Good morning to all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, let's Yes, sir. start. स्टार्ट का रिकॉर्डिंग। देखिए बेटा, यस सर। मैंने आपको यूनिट 1 और 2 उसमें से कहाँ से कैसे पूछा जाएगा वो इंटरनल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम यूनिट 1 और 2 के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में से हेलो यस हाँ सर, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। यस आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बेटा। हाँ ओके ओके आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो यूनिट 1 और 2 में से मैंने आपको करवा दिया है। सिर्फ यूनिट 2 में से कैपिटल गेन एक नया चैप्टर है, तो उसमें से आपको कहाँ से क्या करना है वो देखते जाते हैं। चलो वन बाय वन। तो प्लीज बेटा पीछे आने ले जा। तो सी देखो यूनिट 2 कैपिटल गेन में से यू आर सपोज टू प्रिपेयर दिस होल डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन करना है आपको अच्छे से, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। यहाँ से देखो ये क्या कैपिटल असेट में क्या आता है क्या नहीं आता, और मोर स्पेसिफिकली जो लैंड वाला है, लैंड वाला। ओके, तो लैंड का जो ये रूरल लैंड को कब कैपिटल असेट कही जाएगी नहीं कही जाएगी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, ये भी करना है। मूवेबल असेट को कब कही जाएगी कहीं नहीं कही जाएगी, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको खास करना है। तो डेफिनेशन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ना। यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आएंगे एमसीक्यू। ठीक है, छोड़ दो ये ट्रांसफर का डेफिनेशन। ठीक है, यस यहाँ ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला 36 मंथ कब आता है, 24 मंथ कब आता है, ओके, और 12 मंथ कब आता है, कौन सी एसेट के लिए, ये अच्छे से करना है। यहाँ से मतलब ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन ट्रांसफर की नहीं करोगे चलेगा, वहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये यहाँ से आ सकते हैं एमसीक्यू। ओके, कैपिटल असेट की डेफिनेशन से। तो कब 12 मंथ आता है कौन सी एसेट में, कौन सी एसेट में 24 मंथ आता है, कौन सी एसेट में 36 मंथ आता है। ओके, 36 मंथ सभी एसेट में आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 12 और 24 वाला आपको खास याद रखना है। ठीक है, फिर ये जो कंप्यूटेशन वाला जो बताया था, ठीक है, इसमें कंप्यूटेशन में ये फॉर्मूला इंडेक्सेशन कब एप्लीकेबल होता है। ओके, और इंडेक्सेशन कब एप्लीकेबल होता है, और एप्लीकेबल की है जो फॉर्मूला है कि हाउ टू डिटरमाइन, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला में से भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेट तो आपको करना ही करना है। ओके, समझना है, क्योंकि यहाँ से कैपिटल गेन में से देयर विल बी अ 2 or 3 क्वेश्चंस फॉर विच यू आर सपोज टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। ओके, तो आपको वो क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई ये इसने ये असेट परचेज की है, करंट ईयर में सेल की है, तो आपको सबसे पहले देखना है पीरियड के 12 मंथ, 26 मंथ और 36 मंथ, उसके बेस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करना है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप डिसाइड करने के बाद उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, और आपके जो कैपिटल गेन का अमाउंट का आपको आंसर में दिया होगा। ठीक है, तो आंसर में आपको मतलब राइट आंसर चूज करना है। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का आइडिया क्लियर होना चाहिए। दूसरा के उसमें इंडेक्सेशन का भी पॉइंट आएगा, तो आपको इंडेक्सेशन भी कैसे अप्लाई करना है वो डिटरमाइन करना आना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, और मतलब ये दो पूरा जो है ये वाला ये पूरा मतलब फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आएंगे, और यहाँ से देखो ये वाला है, यहाँ से सम ही आएगा आपको कि कैसे डिटरमाइन करना। ओके, और यहाँ से आपको ये जो फॉर्मूलाज है वो देखनी है। ओके, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, ये भी याद रखें, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से किस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलना तो बोलिए, अदरवाइज म्यूट योर माइक।
हेलो, हेलो सर। यस। सर आप अभी जो नेक्स्ट पेज पे आएंगे उसमें 50C है, आप एक और बार उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं समरी में? बेटा अभी आप मुझे पर्सनली पूछ लेना ना फोन करके, ठीक है। 50C कौन सा वाला है, कहाँ पे है? नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट ना? पेज, हाँ सर। ठीक ठीक, ये वाला ना? अरे बहुत सिंपल सा ही है। आपने कोई असेट जो है, जो लैंड या बिल्डिंग है, उसको बेची है, ठीक है। तो आपको जब भी कैपिटल गेन डिटरमाइन करते हो तो क्या करते हो, सेल कंसिडरेशन होता है, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके कैपिटल गेन डिटरमाइन करते हो। लेकिन अगर आपने जो असेट है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस में बेची, एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस में अगर आपने असेट बेची है, मतलब आपका सेल कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या लेना है आपको, मतलब जो भी है आपका सेल कंसिडरेशन है वही आपका फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने असेट को कम प्राइस में बेचा, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम प्राइस में बेचा, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी। એટલે સિમ્પલ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે ભાઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કરતાં મારું કન્સિડરેશન ઓછું હોય તો મારે કન્સિડરેશનમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ લેવાનું, બસ આ એક સિમ્પલ રૂલ છે અહીંયા, બીજું કંઈ નવું નથી, બરાબર? સમજાયું? કે જ્યારે પણ તમે કેપિટલ ગેઇન ગણતા હોય ત્યારે સેલ કન્સિડરેશન લેવું પડે, એટલે સેલ કન્સિડરેશનમાંથી જ આપણે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન એક્સપેન્સીસ લેસ કરતા હોઈએ છીએ। તો સેલ કન્સિડરેશન શાને લઈશું, જો ફેર માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં ઓછી કિંમતે વેચ્યું છે, સોરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કરતાં ઓછી કિંમતે તમે અસેટને વેચી છે, તો કશો વાંધો નહીં, તમે ભલે ઓછી કિંમતે વેચ્યું, જે તમારું સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ છે એ જ તમારું ફૂલ વેલ્યુ ઓફ કન્સિડરેશન થઈ જશે, दैट विल बिकम दी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। देखो यहाँ से एक सम आएगा 100%, ये दो टेबल्स है, ये दोनों में से एक जगह पे एक सम आएगा आपका, तो ये अच्छे से कर लेना दोनों टेबल, ठीक है, दोनों टेबल अच्छे से कर लेना। यहाँ से एक छोटा सा सम आएगा, तो ये, और मैंने आपको बहुत डिटेल में ये दोनों टेबल एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख लेना आप, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया ये यहाँ से सम आ सकता है, यहाँ से सम छोटा सम आ सकता है, एक्सेप्शंस आप देख सकते हो, फिर यहाँ से सम आएगा, ठीक है। हाँ, इसको एक बार पढ़ लेना, चांसेस कम है एमसीक्यू आने के, लेकिन एक बार देख लेना, आ भी सकता है, एक बार पढ़ लेना, लेकिन यहाँ से आएगा 100%। ये तो हमने किया ही नहीं है, ये भी हमने नहीं किया, ओके यस। देखो ये याद रखना कि भाई हमेशा जो भी डेप्रिसिएबल एसेट होती है उस पे कैपिटल गेन हम डिटरमाइन करते हैं, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। सिर्फ आपका नॉलेज वहां से कुछ आ सकता है, ओके। फिर ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है, ये सब एक बार पढ़ लेना, चांसेस कम है यहाँ से एमसीक्यू आने के, लेकिन अभी आपको एमसीक्यू मैक्सिमम एमसीक्यू आपको कैपिटल गेन में से यहाँ से आएंगे, 54 की पूरी सीरीज है वहां से, तो ये पूरे जो भी डिडक्शंस है, ओके, वो डिडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, कहीं से भी कुछ भी उठा के ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो एमसीक्यू अच्छे से, मतलब ये कैपिटल गेन में आपको ये 54 की पूरी सीरीज है, ऑल द डिडक्शन, उसमें आपको टाइम लिमिट भी याद रखनी है, किसको मिलता है वो भी याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलता है, शॉर्ट टर्म पे मिलता है, ये सभी याद रखना है। यहाँ से दो या तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पेज पे से आएंगे, तो देखिए, देखो तो ये मतलब एमसीक्यू में यहाँ से मतलब आपको कैपिटल गेन में, ठीक है। और रेट्स एक बार देख लेना, रेट्स में से एमसीक्यू के चांसेस कम है, लेकिन आपको यहाँ से एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ से ये जो वाला आपको मैंने बताया, ये जो टेबल था, यहाँ से सम्स आ सकते हैं, आपको यहाँ से सम आ सकता है और यहाँ से सम आ सकता है, और ये ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो
और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन। इतनी चीज़ें पूरा करना ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ें हैं, यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एक्सेप्शन वाला केस, सॉरी ये ट्रांसफर का डेफिनेशन, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला डेफिनेशन, यहाँ से सम, ये दोनों में से सम्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया उसे ये यस, अब ये ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर एक बार देख लेना आप। ठीक है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी दोनों मैंने पढ़ाया हुआ, एक बार आप देख लेना, ए कैटेगरी बी कैटेगरी। ठीक है, फिर रेट्स और मैक्सिमम यहाँ से आएंगे 54 वाली सीरीज में से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब जो इम्पोर्टेंट है हाउ टू कंप्यूट एंड हाउ टू क्लेम द डिडक्शन, ओके, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। सो वहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। रेट्स एक बार देख लेना, आ सकता है एक का दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से, तब रेट्स अच्छे से याद रखना, ये कौन से केस में कौन सा रेट लगता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा नहीं याद रखना है तो इतना तो एटलीस्ट आप याद रख ही लेना कि भाई अगर 111A वाला है तो 15%, ओके, अदर केस में शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट, 112A वाला है तो 10%, अदर केस में 20% इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और बस ये आपको खास देखना है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपको यूनिट 1-2 में हमें आगे डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ से तो जो आपने पुराना किया है वही करना है। देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम में से आप एक या दो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो क्लबिंग में एक ही पेज का चैप्टर है हमारा। जैसे ये एग्जाम्पशन वाला है, 1500 का एग्जाम्पशन मिलता है, यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, कि भाई माइनर चाइल्ड की इनकम अगर एंड करते हैं तो ये मतलब अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो किसकी इनकम में उसकी इनकम ऐड होगी। ओके, अगर तो ये माइनर वाला पूरा पॉइंट अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर क्लबिंग में से ये माइनर वाला एक पॉइंट अच्छे से देख लेना, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, माइनर के जो पूरे पॉइंट है माइनर चाइल्ड के। ठीक है, और बाकी का सब भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, जैसे ये, लेकिन माइनर वाला अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और बाकी का आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से हम माइनर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं, और बाकी का एक बार आप पढ़ लेना। फिर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में ये सभी एक्सेप्शन सभी कैटेगरी में कि इंट्रा हेड में कौन कौन से चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये सभी एक्सेप्शन आपको इंट्रा हेड में देखने हैं। इंटर हेड के टाइम पे क्या करना है वो भी एक्सेप्शन याद रखने हैं, तो ये दोनों केस में एक्सेप्शन याद रखने हैं। और देखो, जब कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में ईयर्स की लिमिट जो है, कौन सा लॉस कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो हमें देखना है। और एक्सेप्शन खास याद रखना है, कुछ भी घुमा फिरा के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ इसका सेट ऑफ होगा या नहीं होगा। ओके, तो एक्सेप्शन बहुत ध्यान से सोच समझ के याद रखना, यहाँ से ये दोनों के एक्सेप्शन आप याद रखो। ओके, और ये ईयर्स की जो लिमिट्स है ये आपको याद रखनी है। ओके, और सी ये जो पॉइंट्स हैं वो भी एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन आप अच्छे से देख लेना, और ये जो ईयर्स की लिमिट है वो आप देख लेना। ठीक है, और जैसे ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये टेबल में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये ईयर्स और ये एक्सेप्शन आप खास याद रखना है। यहाँ से ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं, देखो कुछ भी, बहुत सारे डिडक्शंस मैंने आपको पढ़ाया और बहुत डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेन किया हर एक डिडक्शन। तो हर एक डिडक्शन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कौन से में से क्या आएगा आई एम नॉट श्योर। ओके, तो ये कोई भी डिडक्शन में से कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं। ऑल द डिडक्शंस which I have teach you in the class, okay, all the deductions, हर एक डिडक्शन में हर एक डिडक्शन की लिमिट, किसको ये डिडक्शन मिलता है,
उसका कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक भी डिडक्शन आपको छोड़ना नहीं है। डिडक्शन में से मैक्सिमम 6 या 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको। डिडक्शन में से मैक्सिमम 6 या 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, और हर एक डिडक्शन आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो कोई डिडक्शन में से कहाँ से क्या आएगा आई कांट से राइट नाउ, बिकॉज यहाँ लाइन, हर एक लाइन में से एमसीक्यू निकले ऐसा है। ओके, तो हर एक डिडक्शन आपको बहुत ध्यान से करना है, कोई भी डिडक्शन छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये डिडक्शन आप बहुत ध्यान से 6 या 7, 10 भी आ सकते हैं एमसीक्यू यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि देखो आई हैव टू सेट दी 70 क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन सेट करना है, तो व्हाट आई विल डू कि whosoever, see, I am not your examiner, some senior teacher will set your paper, but see, as and when he will set the paper, see what he will do, he will read the lines from where the maximum number of MCQ can be drawn. So ये MCQ यहाँ से मैक्सिमम डिडक्शंस में से निकल सकते हैं, और 70 પ્રશ્નો જે હશે 70 માંથી મિનિમમ 10 પ્રશ્નો તો આ MCQ માંથી હશે। પછી તમારા ભાગે તમારે જે 35 અટેન્ડ કરવાના છે, એમાં તમારા ભાગ કેટલા આવે છે that is your depends on your luck। ओके, लेकिन तो जो टोटल 70 का जो क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मतलब 10% वेटेज में बोल सकता हूँ कि ये डिडक्शन वाले चैप्टर का है, 10 से भी ज़्यादा, क्योंकि 70 में से 10 मतलब अराउंड 15% वेटेज we can give to the chapter of deduction, and all the deduction you have to read in detail। बहुत अच्छे से डिडक्शंस आपको करने हैं। ओके, अभी ये नेक्स्ट चैप्टर इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको ये डेट्स याद रखनी है, ये जो डेट्स हैं और ये जो लिमिट्स हैं, ये ध्यान रखना किसको एप्लीकेबल होता है। देखो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पे से एमसीक्यू आ सकता है, और ये जो डेट्स हैं वो डेट्स में से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। और ये खास कर लेना आप। और देखो ये एक लाइन कि अगर 31, ठीक है ये छोड़ दो, लेकिन ये यहाँ से आपको ये डेट्स में से एमसीक्यू आ सकता है, और किसको एप्लीकेबल हो सकता है ये आ सकता है। ओके, और इसके एक्सेप्शंस भी देख लेना कि भाई किसको ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में से जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, ये किसको एप्लीकेबल होगा, इसके एक्सेप्शन क्या है, what are its dates for payment of MCQ। ओके, देखो जो प्रिजम्पटिव बेसिस वाले के लिए कौन सी डेट है, नॉन प्रिजम्पटिव वाले मतलब जो 44 AD और AD अप्लाई नहीं होता है उसके लिए कौन सी डेट्स है। तो डेट्स और रेट्स तो मतलब कितना एडवांस टैक्स आपको पे कर देना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से MCQ आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टेबल कंप्लीट होता है, था आपको याद रखना है पूरा, एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था એટલે આટલું જ વાંચ્યું, મેં આખું ભણાવ્યું છે તમને, આ તો અહીંયાથી આવવાના ચાન્સીસ વધારે છે એ હું તમને કહું છું, બરાબર। દરેક પોઈન્ટ તમને બહુ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યો છે। ओके, सो यू हैव टू रीड होल। ओके, बट यहाँ से चांसेस ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या आएगा वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ से चांसेस है, ठीक है, ये आप कर लेना। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अंडर 234 A, B and C तीनों अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 2 MCQ आ सकते हैं 234 A, B और C में। देखो यहाँ से ये भी 234 F, ये जो 5000 10,000 वाली जो पेनल्टी है, यहाँ से भी MCQ आ सकता है। यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पे 234 A, B, C में क्या याद रखना है कि भाई कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन इट इज एप्लीकेबल। ओके, तो एप्लीकेबिलिटी इन विच सर्कमस्टेंसेस 234 A इज एप्लीकेबल। सपोज एक MCQ पूछा है कि 234 B इज एप्लीकेबल, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। फिर आपको बोला है कि भाई रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, या तो फिर आपको बोला है कि एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, या तो फिर देयर इज अ डिफरमेंट इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और एनी अदर। तो यू मस्ट नो कि अगर मैंने एडवांस टैक्स 90% असेस्ड टैक्स से कम पे किया है तो 234 B एप्लीकेबल होगा। ओके, तो तीनों सेक्शन कब एप्लीकेबल होंगे वो आपको देखना है। ओके, तीनों के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो याद रखना है, और कौन से अमाउंट पे एडवांस टैक्स लगता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है। देखो यहाँ पे
तो ये दिस इज द अमाउंट कि कितने रेट से लगता है और कौन से अमाउंट पे लगता है, वो तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ इनकम में आपको डेट्स, ड्यू डेट्स याद रखनी है। रिटर्न ऑफ इनकम में आपको ड्यू डेट याद रखनी है, ठीक है। हर एक की ड्यू डेट क्या है वो अच्छे से, यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर रिटर्न ऑफ लॉस की ड्यू डेट, कब तक आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर सकते हो, कौन से लॉसेस के लिए रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करने की जरूरत नहीं है, और कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे जब आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किया होगा। तो ये आप ये भी अच्छे से देख लेना, यहाँ से डेट्स याद रखना, ठीक है। फिर फॉर वूम इट इज कंपल्सरी टू फाइल द रिटर्न। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि रिटर्न फाइल करना किसके लिए कंपल्सरी है, ओके। तो दिस फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, ओके, एंड दिस लॉसेस वाला जो टेबल है, और ये रिवाइज रिटर्न वाला जो है उसमें आपको ड्यू डेट याद रखनी है कि रिवाइज रिटर्न आप कब तक रिवाइज कर सकते हो। डिफेक्टिव रिटर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। पैन नंबर, अब किसको पैन नंबर लेना कंपलसरी है, और ऑन और बिफोर विच डेट, ओके, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। और देखो ये जो लिमिट्स आपको दी गई है, ये जो लिमिट्स दी गई है, ये 1 लाख 5 लाख की जो लिमिट है कि कौन से सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन है, ये लिमिट्स याद रखना हर एक में कि पैन नंबर कौन किसका लिखना पड़ेगा, कि माइनर के केस में किसका लिखना पड़ेगा पैन नंबर, ओके। अगर पैन नहीं है तो कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो पैन में से भी 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पैन अच्छे से पढ़ लेना, ये ठीक है। आधार और ये पैन इंटरचेंजेबली यूज होता है, ये अपने नॉलेज के लिए था, ये भी नॉलेज के लिए था, उसको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यस, हु कैन वेरीफाई द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कौन से, किसके केस में कौन वेरीफाई कर सकता है, इंडिविजुअल के केस में कौन कर सकता है, एचयूएफ के केस में कौन कर सकता है, कंपनी के केस में कौन कर सकता है, और फर्म के केस में कौन कर सकता है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना है। और ये एएमटी और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में से, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं ऊपर वाला। और ये जो क्रेडिट कब तक, मतलब ये क्रेडिट वाला भी आप देख सकते हो, कितने सालों तक आप क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन केस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये आपको खास करना है, मतलब ये अल्टरनेट मिनिमम वाला टैक्स वाला है, वहां से आपको 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, ठीक है। ये जो है यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड में से, ठीक है। फिर ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बॉन्ड स्ट्रिपिंग, ये छोड़ देना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। नहीं ऐसा मैं बोल देता हूँ, नहीं है यहाँ तीनों में से, लेकिन यहाँ से आ सकता है आपको एमसीक्यू, ठीक है। फिर भी इसको एक बार देख लेना, एक बार पढ़ना तो है ही, आपको आ सकता है, मेरे को लगता है चांसेस कम है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेना। लेकिन ये जो है यहाँ से आएगा आपको एमसीक्यू, ठीक है। और देखो तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, और कहाँ से क्या आएगा, यूनिट 1-2 का एक था मेरा डिस्कशन, वो डिस्कशन मैंने आपसे शेयर किया हुआ है रिकॉर्डिंग यूनिट 1-2 के लिए। यूनिट 3-4 के लिए और कैपिटल गेन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक पैम्पलेट दिया था इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसको एक बार पढ़ लेना आप, वहाँ से चांसेस बहुत कम है इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला जो मटेरियल है ये वहाँ से कोई एमसीक्यू आए, लेकिन एक बार देख लेना, एक आधो ऑब्जेक्टिव आ सकता है और ना भी आए ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आएंगे, ओके। कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, वो वाला जो चैप्टर है अपना डिडक्शन वाला, और बाकी सब में मैंने आपको बताया कि यहाँ से आएगा तो वो पॉइंट पूरा डिटेल में सोच समझ के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया यहाँ से 1 या 2 आ सकते हैं, तो इसको पूरा सोच समझ के पढ़िए, यहाँ से कुछ भी घुमा फिरा के एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने बताया 1 या 2 आएंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में, तो कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है, तो इसको पूरा समझ के करना कि क्या है, ठीक है, इसको पूरा समझ के कर लेना। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ ठीक है इसको छोड़ दो कि करने की जरूरत नहीं, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है।
फिर बेस जजमेंट असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, एक बार देख लो। लेकिन यहाँ से आपको मैंने बताया कि यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है, तो इसका पूरा सोच समझ के पढ़िए। ओके, ये टीआरपी स्कीम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। आधार कोटिंग ऑफ आधार कहाँ जरूरी है वो जरूर एक्सप्लेन मैंने, जरूरी नहीं है पढ़ना। यहाँ कोटिंग ऑफ पैन, इसमें सब लिमिट याद रखना, यहाँ से 2 आ सकते हैं, तो ये पूरा अच्छे से पढ़ना, पूरा लिमिट विमिट के साथ अच्छे से पढ़िए कि कहाँ कहाँ पे पैन कोड करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये 2 पॉइंट अच्छे से पढ़िए, और ये लॉस वाला पॉइंट, और यहाँ आपको इसकी टाइम लिमिट याद रखनी है रिवाइज रिटर्न में। ठीक है, एडवांस पेमेंट में आपको मैंने ऐसा बताया कि भाई एडवांस पेमेंट में आपको एप्लीकेबिलिटी, एक्सेप्शन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की ड्यू डेट क्या है, और नॉन प्रिजम्पटिव की ड्यू डेट और रेट्स, ये याद रखना है। यहाँ पे पूरा आपको पढ़ना है, कुछ भी घुमा फिरा के इंटरेस्ट में से आ सकता है, इंटरेस्ट का पॉइंट बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ से भी 234 ऐप में जो पेनल्टी है वहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, डिडक्शन की जो बात है मैंने आपको बताया, एक एक डिडक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है यहाँ से डिडक्शन में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको बताया, एक्सेप्शन दोनों के इंटर के एक्सेप्शन याद रखिए, और ये ईयर्स याद रखिए। यहाँ आपको मैंने बताया कि माइनर में से आ सकता है, बाकी का पढ़ना है, लेकिन माइनर में से चांसेस ज़्यादा। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। अदर सोर्सेस हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आपको रेट्स में बताया कि रेट्स आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाले रेट्स, नीचे वाला। ठीक है, फिर आपको ये बताया कि ये हर एक डिडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है यहाँ, चाहे पूरी सीरीज। ओके, पूरी सीरीज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको ये ए और बी कैटेगरी कि कौन से ट्रांजेक्शन को आप ट्रांसफ़र नहीं कहते हैं, और ये भी एक बार आपको देख लेना है कि भाई ये जो केसेस है यहाँ पे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है। तो देखो ये सभी केसेस अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला। ओके, फिर आपको मैंने ये बताया कि भाई यस, यहाँ से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, इसको एक बार आपको पढ़ लेना, ये टेबल नीचे वाला। यहाँ से 100% एग्जाम्पल आएगा, यहाँ से एग्जाम्पल आएंगे आपको। ठीक है, और ये कौन से केस को में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। और आपको ये बताया कि भाई डेफिनेशन ऑफ जो कैपिटल गेन है, उसमें कैपिटल असेट का डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देन ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला अच्छे से देख लीजिए, इतना देखना है। और यूनिट 1 2 का आपको मेरा रिवीजन, मतलब ये एमसीक्यू वाला कहाँ से क्या आएगा, ऐसा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको देख लीजिए। मेरा आज का लेक्चर जो आपको मैंने बताया वो देख लीजिए, फिर आप पढ़ाई चालू करिए। 4 5 6 घंटे एक दिन बैठ के अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो, ओके। मेरा पेपर कब है बेटा? मेरा पेपर कौन सा है? सर 22nd 22nd बेटा? 27